माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए और सारी चीज़ें हम वहाँ पर क्लियर रूप से देखेंगे। तो अपनी जो क्लास है वो आज है बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर एंड बीएससी फर्स्ट ईयर दोनों में सेम चलेगी। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर का नाम है रिलेटिविटी या रिलेविटी भी बोल सकते हैं अपन इसको, मैकेनिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो सबसे पहले अपन ये दोनों पार्ट एक साथ चलते हैं, रिलेटिविटी और मैकेनिक्स, इन दोनों को एक साथ अपन देखेंगे, फिर उसके बाद ये चीज़ें बढ़ेंगे। ठीक है, पूरा मैं आपके सिलेबस के अनुसार चलूँगा। आपको बुक्स वगैरह खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स भी मैं आपको यहाँ लिखूँगा। आप एक काम कीजिएगा, आज से ही एक अच्छा सा रजिस्टर तैयार कर लीजिए और उसमें पॉइंट टू पॉइंट सारे नोट्स, कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, सारी चीज़ें बता दूंगा। इससे पहले मैं एक स्ट्रेटेजी क्लास मैंने आपको बना दी है कि कैसे आपका सिलेबस होता है। आपके 2 पेपर होते हैं, जैसे आपको पता है फर्स्ट ईयर वालों का है ना, बीएससी का तो 3 पेपर होता है, लेकिन सारा कोर्स आपका इसी के अंदर है। जैसे मैकेनिक्स आपके पेपर का नाम, तो ये दोनों एक साथ चलेंगे और एक पेपर आपका सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों एक साथ तैयार होंगे। बीएससी के फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों एक साथ तैयार होंगे, किसके साथ? बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के साथ। ठीक है, तो नोट्स बना लीजिएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम के आते हैं, इंग्लिश मीडियम के कुछ सिलेक्टेड ही मिलते हैं। तो जैसा कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पता है कि डायग्राम और डेरिवेशन ज़्यादातर अपने क्या चलता है, डेरिवेशन, वो तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ आपके थ्योरी में दिक्कत आती है। तो मैं आपको जो एक्सप्लेन करूँगा आप मेरी वो चीज़ें पकड़िएगा और फिर आप उसके लिख लीजिएगा मैं कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं लिखाऊंगा थ्योरी पूरी हिंदी में ही लिखाऊंगा, और जब आप ऑफलाइन आओगे हमारे महापरिया कॉलेज में, तब मैं आपको उसके नोट्स वगैरह जो भी है, कैसे आपको लिखनी, सारी लैंग्वेज लिखा दूंगा। लेकिन आपको टॉपिक जो समझना है, आप वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, क्योंकि आपको पता है एक्सप्लेन करने में अपन ज़्यादातर टर्म्स वैसे यूज़ लेंगे। ठीक है, तो आइए अपना नया टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना टॉपिक है, निर्देश तंत्र। जैसा कि आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कि ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा अपन कोई भी पार्टिकल होता है, कोई भी कण होता है, उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बतानी हो। जैसा कि आपको पता है, एक बार पहले मैं टॉपिक लिख लेता हूँ, आइए, है ना। टॉपिक है अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, निर्देश तंत्र, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, निर्देश तंत्र। किसी भी पार्टिकल यानी किसी भी कण की पोजीशन, स्थिति बनाने के लिए, स्थिति बताने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अगर अपने को पता है कि अगर अपना पार्टिकल 1 डायमेंशन में है तो अपन ऐसे बताते हैं, ये एक्स डायरेक्शन होगी उसकी, और 1 डायमेंशन अपन उसका यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, आई। तो उसकी पोजीशन को हमेशा कैसे लिखते हैं, आर से। 11th क्लास के अंदर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, 11th क्लास में आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर था 1 डायमेंशन के अंदर अगर आर उसकी पोजीशन हो किसी कण की, जैसे आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना, वो ऐसे होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो डायग्राम बनता है वो ऐसे बनता है। ठीक है, ये होता है कि 3 अपन एक्सिस ले लेते हैं और तीनों एक दूसरे क्या होती है, परपेंडिकुलर साइड होती है। इसको एक्स बता दिया, इसको अपन ने क्या बता दिया, वाई, और इसको अपन ने क्या बता दिया, जेड। यहाँ पर आपका ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु। ठीक है, यहाँ से अगर अपन सिर्फ 1 डायमेंशन लेते हैं, 1 डायमेंशन लेने का मतलब जैसे आपका कण कोई यहाँ स्थित है, आपका पार्टिकल यहाँ स्थित होता है, जिसको अपन क्या बताते हैं, पी, कि पी पॉइंट पर आपका कोई पार्टिकल स्थित है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है उसकी पोजिशन आर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, उसकी स्थिति आर। तो अगर अपना कण 1 डायमेंशन में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन यहाँ आपकी, और यहाँ इसका आई कैप एकांक वेक्टर, इसके सापेक्ष अपन क्या लेते हैं, जे कैप, और इसके सापेक्ष अपन क्या लेते हैं, के कैप। ये तीनों इसके क्या हैं, एकांक सदिश हैं। तो अपन देखेंगे अगर 1 डायमेंशन में हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, आर बराबर एक्स ही, जैसा कि अपने को पता है, मतलब ये हो जाएगा आपका एक्स, बाकी 2 0। ठीक है, अगर 2 डायमेंशन में हो तो ये दोनों हो जाएंगे। अगर 2 डायमेंशन में हो तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, और अगर 3 डायमेंशन में वो तीनों हो तो अपने पास क्या हो जाएंगे, एक्स वाई और जेड, इन तीनों कोऑर्डिनेट के अनुसार। इन तीनों कोऑर्डिनेट है तो अपने पास बन जाएगी किसी कण की पोजीशन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अपन कैसे बताते हैं, आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है। यहाँ पर भी आपको एरो लगाना है, ये ध्यान रखिएगा, एरो कहाँ क्या लगाना है। आपने वेक्टर पढ़ रखा है 11th क्लास में। वेक्टर का मतलब यूनिट वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका वेक्टर होता है, सदिश होता है, वो होता है आपका इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अपन कैसे लिखते हैं, जैसे कोई यूनिट वेक्टर ये है, ठीक है, कोई भी आपके पास वेक्टर है ए, उसका रिजल्ट, परिमाण, ये आपका क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से अगर आप ए एरो का मान निकालोगे क्या हो जाएगा, ए आई।
इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी ये इसका परिमाण हो गया ना ए आई। तो ये अपने लिखा आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे, या 3 डायमेंशन में अपने को बताना था आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो एक बार वापस बोलूंगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुन लेना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहेंगे कि किसी पार्टिकल की पोजीशन बताना, ठीक है, वो कहलाती है आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी भी क्षण या ऐसा सिस्टम या पिंड जो किसी पार्टिकल की पोजीशन बताता है और ये पूरा सिस्टम होगा। तो आइए मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिख रहा हूँ। डेफिनेशन हो जाएगी आपकी कि वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष, वह निकाय या पिंड, वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष, वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है, किसी कण की स्थिति को, किसी कण की स्थिति को यानी पोजीशन को व्यक्त किया जाता है, उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र कहते हैं, ठीक है, उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र कहते हैं। बहुत बार आपको डेफिनेशन पूछी हुई बीएससी वालों को, बीएससी फर्स्ट ईयर का जो मैंने बताया था ना आपको सिलेबस है, 10 क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, फिर बीच वाले मिडिल क्वेश्चन और लास्ट में सबसे बड़े क्वेश्चन। और आपको भी पूछ सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बीएससी बीड वाले निर्देश तंत्र की डेफिनेशन देखिए, और इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को समझाइए, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। इस तंत्र में सामान्यतः और लिखेंगे अपन, इस सिस्टम में सामान्यतः, इस तंत्र में सामान्यतः 3 कोऑर्डिनेट, 3 निर्देशांक, कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होते हैं, ठीक है। इस तंत्र में सामान्यतः 3 निर्देशांक कौन कौन से, एक्स वाई जेड, एक दूसरे से लंबवत स्थित होते हैं। एक्स वाई जेड एक दूसरे से लंबवत स्थित होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपने, एक दूसरे से लंबवत स्थित होते हैं। बस आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है, बुक्स में बहुत लेंदी लिखा हुआ है, मैंने आपको सारी चीज़ें खोल कर बताई हैं, ठीक है। तो चलो ये अपन इसका डायग्राम बना लेते, 2 बार इसका डायग्राम बनेगा ऐसे, और अपन ज़्यादातर किस डायग्राम को यूज लेते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। और एक ये हो गया आपका ठीक है, एक्स वाई और जेड, ओरिजिन पॉइंट ये हो गया आपका। इसी प्रकार ये हो गया आपका वाई, ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया आपका जेड। ये हो गया आपका राइट हैंडेड और ये हो गया आपका लेफ्ट हैंडेड। ये तो है आपका वामावर्ती लेफ्ट हैंडेड, ये आपका राइट हैंडेड, दक्षिणावर्ती जिसको आप बोलते हो ना राइट हैंडेड। इसको अपन क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्ती, ज़्यादातर अपन यही लेते हैं, ठीक है। और ये है क्या आपका लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट का मतलब एक्स आपकी पोजीशन इधर आ जाएगी, वही और जेड तीनों सेम है, और इधर ये ज़्यादातर अपन ये यूज लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 3 अक्ष होती है एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये कहलाता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो चलो आइए अपन इसकी एक बार और डेफिनेशन देख लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, कि वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है, ऐसा सिस्टम होगा जिसके सापेक्ष अपन किसी पार्टिकल की क्या बताएंगे, पोजीशन को बताएंगे, उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा कण की पोजीशन कैसे बताते हैं। और इस सिस्टम में सामान्यतः 3 निर्देशांक, 3 कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब निर्देशांक एक्स वाई और जेड एक दूसरे से क्या होते हैं, लंबवत स्थित होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपकी डेफिनेशन। चलो इसी में अगला टॉपिक अपन देखते हैं, छोटे छोटे टॉपिक चलेंगे, इसके अंदर अपने पोजीशन बताना अपने को, कण की पोजीशन, वो अपन कैसे बताएंगे। अपना टॉपिक हो जाएगा किसी कण की पोजीशन अपन कैसे बताएंगे। यस, कण की पोजीशन अपने को बतानी है। तो आइए आप
अगला टॉपिक हो जाएगा आपका पोजीशन ऑफ पार्टिकल, कण की स्थिति। कण की स्थिति इसी के अंदर चलेगा ना, नंबर फर्स्ट बता देना आप। कण की स्थिति पोजीशन ऑफ पार्टिकल अपन कैसे बताएंगे? पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। कण की स्थिति अपन कैसे बताएंगे? यस, आइए। पोजीशन ऑफ पार्टिकल, किसी कण की आपको स्थिति कैसे बताएंगे? वो है ना आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये अपने को बतानी है। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। जैसा कि अपने को पता है ये अपना हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये हो गया अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इधर वाई हो गई, इधर एक्स और इधर क्या हो गया जेड। इसी के अनुदिश अपने पास एकांक यूनिट वेक्टर हो गए। इसका क्या हो गया आई केप, इसका क्या हो गया जे केप और इसका क्या हो गया के केप। यहाँ पर अपने सेंटर पॉइंट लिया और यहाँ से आर दूरी पर स्थित, यहाँ से आर आप ऐसे बना सकते हो या आर आप ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ से आर दूरी पर स्थित एक कोई बिंदु P, तो उसकी अपने को पोजीशन बतानी। तो आपको पता है अपन 3 डायमेंशन के अंदर ले रहे हैं, तो इसका मतलब उस कण की पोजीशन x, y और z तीनों रूप में हो सकती। पता है आपको कि यहाँ से r दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P, ये कहलाती कण की पोजीशन। कि ओरिजिन पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस कण की पोजीशन कहलाती है। और इसका मान कैसे निकालते, चलो आइए। तो मैं आपको लिखा रहा हूँ डेफिनेशन कि स्थिति सदिश बाई पोजीशन वेक्टर, नंबर ए इसी का है आपका बाई पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश द्वारा, ठीक है। इसका मतलब हो गया आपका स्थिति सदिश द्वारा बाई पोजीशन वेक्टर। कण की स्थिति आपको कैसे बतानी? स्थिति सदिश। अभी तो आपका कण रुका हुआ है, अभी अपन पढ़ेंगे इसके बाद गतिशील कण। जब कण मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये भी अपने को बताना है। लेकिन फिलहाल अपना एक जगह रुका हुआ कण, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? स्थिति सदिश। तो अपन जानते हैं कि किसी निर्देश तंत्र में डेफिनेशन हो जाएगी इसकी कि किसी निर्देश तंत्र में मूल बिंदु के सापेक्ष, किसी निर्देश तंत्र में मूल बिंदु के सापेक्ष, किसी निर्देश तंत्र में मूल बिंदु के सापेक्ष किसी अभिष्ट कण की स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश, किसी अभिष्ट कण की पोजीशन को व्यक्त करने वाला सदिश, व्यक्त करने वाला सदिश, पोजीशन को व्यक्त करने वाला सदिश क्या कहलाएगा आपका? उस कण का स्थिति सदिश कहलाता है। उस कण का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर कहलाता है। उस कण का स्थिति सदिश कहलाता है, ठीक है, बाय पोजीशन वेक्टर। ओके, कि मूल बिंदु के सापेक्ष उस कण की स्थिति को बनाना। अतः मूल बिंदु O से R दूरी पर स्थित, मूल बिंदु O से R दूरी पर स्थित, मूल बिंदु O से R दूरी पर स्थित स्थिति सदिश OP हैं, स्थित पोजीशन वेक्टर OP हैं, पोजीशन वेक्टर क्या है? OP हैं। अतः कण का स्थिति सदिश यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसके बाद है ना, अतः कण का स्थिति सदिश है ना, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? स्थिति सदिश O से P, ये होता है आपका R और ये कितना आपके पास XI प्लस YJ प्लस जेड के, ऐसे बताते हैं। ये कण का स्थिति सदिश भाई किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो उसके अनुसार एकांक सदिश भी सेट हो गया। तो ये आपको बतानी बाय पोजीशन ऑफ पार्टिकल, कण की स्थिति बाय पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश द्वारा। अगर आपको कण की स्थिति बतानी तो अपन ने क्या बताया कि कोई भी अगर आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, उसमें मूल बिंदु जो ओरिजिन पॉइंट है ना, उसके सापेक्ष किसी अभिष्ट कण की स्थिति
को व्यक्त करने वाला सदिश क्या कहलाता है? उस कण का स्थिति सदिश कहलाता है। कि किसी निर्देश तंत्र में मूल बिंदु के सापेक्ष कोई भी कण है, उसकी स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष होगा। उसकी पोजीशन को बताने वाला वेक्टर ही क्या कहलाता है? उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। फिर अपन ने इसमें देखा कि मूल बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी, ये है ना, मूल बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थिति सदिश क्या है? ओपी है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ओपी, तो अतः कण का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? ओपी बराबर आर, ओपी बराबर आर है और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे टॉपिक बहुत ही अपने लायक है, तब जाके अपन बड़े तक पढ़ेंगे। इसमें आप ये मत समझना ये तो बहुत ईजी चल रहा है, अभी कुछ भी ईजी नहीं चलेगा, लेकिन अपने को ये चीज़ें भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत लंबा चलेगा, कम से कम इसकी 17-18 क्लासें होगी। आप देखना कि धीरे धीरे अपन उस स्टेज पर चढ़ रहे हैं, लेकिन अपने को नीचे से चढ़ना है, इसलिए आप सारी चीज़ें ध्यान से देखिएगा और आप नोट्स बनाइएगा, तब जाकर आप धीरे धीरे उन चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना कण का स्थिति सदिश। अगर आप इसका परिमाण बताना चाहो, रिजल्ट आप बताते अपन कैसे बताते हैं आपको पता है? परिमाण जैसे कि अपने 12th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पढ़ा हुआ अपन है। इसका परिमाण क्या हो जाएगा? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान आई डॉट आई 1 हो जाता है, ये 1 हो गया, जेड डॉट जे 1 हो गया, के डॉट बी के भी क्या हो गया, ये इसका परिमाण होता है, ऐसा अपन निकालते हैं। तो ये हो गया आपका एक टॉपिक कंप्लीट। अब इसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपका कण मूव कर रहा हो, एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहा है, तो इस कंडीशन में उसकी पोजीशन क्या होगी, ये अपने को बताना। ये तो था एक जगह रुका हुआ, बाय पोजीशन वेक्टर, यानी स्थिति सदिश द्वारा किसी कण की स्थिति बताई, तो ये पूरा डायग्राम विद डेफिनेशन और ये अपने पास आई। आपको भी ऐसे कैसे लेना, ठीक है। अब अपन अगला टॉपिक करते हैं। अगर कोई कण आपका मूव करता है तो क्या सिचुएशन आती है। तो चलो आइए, अगला टॉपिक हो जाएगा अपना गतिशील कण के लिए। अगर अपना कण कोई मूव करता है तो गतिशील कण की स्थिति, सेकंड टॉपिक है अपना गतिशील कण की स्थिति। इसके अंदर अपन 2-3 टॉपिक चलेंगे अपन। क्यों? क्योंकि जब कोई कण गति कर रहा, मूव कर रहा, तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। विस्थापन हो गया तो वेग भी निकाल सकते हैं अपन, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, और अपन उसका एक्सेलरेशन, त्वरण भी निकाल सकते हैं। तो इसके अपन पास 2-3 पॉइंट चलेंगे। तो गतिशील कण की स्थिति, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे पोजिशन ऑफ मूविंग पार्टिकल, पोजिशन ऑफ मूविंग पार्टिकल। ठीक है, अगर कोई कण आपका मूव कर रहा है, अगर आपका कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल। एक चीज़ और मैं आपको ध्यान से बता देता हूं, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एग्जाम हिंदी में दे तो कोई दिक्कत नहीं। आप कॉपी के अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स लिख सकते हो। आपके 12th बोर्ड की तरह बिल्कुल ही नहीं है कि आपको इंग्लिश में तो इंग्लिश में ही लिखना। अगर आपने एक क्वेश्चन हिंदी में लिख लिया, एक इंग्लिश में लिख लिया, एक हिंदी में लिख लिया, आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, उस हिसाब से ही चेक होगा। या हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इंग्लिश के अंदर दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल। अब उसका पहला पॉइंट है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, सेकंड का फर्स्ट विस्थापन सदिश है ना, डिस्प्लेसमेंट वाला विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर ये मूव कर रहा है। ध्यान रखिएगा, पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल, गतिशील कण की अपन स्थिति देख रहे हैं, और गतिशील कण की स्थिति का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, जब कोई कण आपका मूव करता है तो उसकी अपने को पोजीशन बतानी। तो एक जगह से दूसरी जगह पर वो मूव कर रहा है तो इसका मतलब सबसे पहले अपन बताएंगे उसका पोजीशन वेक्टर, विस्थापन सदिश। ठीक है, वो कैसे बताएंगे, तो चलो आइए अपन पहले डायग्राम समझते हैं। इधर देखिएगा आप, ये आपका हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसा कि अपने को पता है। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर ऊपर हो गया y, इसके अनुसार एकांक सदिश कितना हो गया j। ठीक है, इसका एकांक सदिश कितना हो गया i, ये हो गया आपका x, और ये हो गया आपका z, और इसका क्या हो गया k। ओके, अब अपने को पता स्टार्टिंग में अपना कण यहाँ था, देखिएगा आप ध्यान से, स्टार्टिंग में यहाँ अपना कण यहाँ था। ओके, फिर यहाँ से इधर विस्थापित हुआ डेल r, कितना विस्थापित हुआ आपका डेल r, और अगली स्टेप यहाँ आ जाती है, तो यहाँ से ये पोजीशन अपने को बतानी। अब देखिए अपन ध्यान से,
डायग्राम बनाया गया है अपने। अब इस डायग्राम को मैं आपको समझाता हूँ कैसे, डायग्राम कैसे बनता है एक बार आप देखिएगा कि O से R1 ले लिया, क्योंकि एक जगह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अपने को पर्टिकुलर पता नहीं। O से R1 दूरी पर सबसे पहले कण अपना यहाँ था, ठीक है। तो उस समय इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई वाई वन और जेड वन, क्योंकि ये मूविंग कर रहा है तो इसका मतलब फिक्स नहीं हो सकते। जब भी कोई कण मूविंग करता है पार्टिकल तो उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं फिक्स नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर था x1 y1 और z1, फिर वो यहाँ से मूव करते हुए डेल आर तक विस्थापित हुआ और यहाँ आ जाता है, और यहाँ आने का मतलब इस समय इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, x2 y2 और z2, और मान लिया यहाँ से यहाँ तक ये दूरी r2 तय करता है, ठीक है भाई। इस पोजीशन की यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, r2, तो इसका मतलब कितना विस्थापित हुआ डेल आर, तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, r2 माइनस r, बस अपने को यही करके बताना, डेल आर बराबर r2 माइनस r1। समझ में आ गया, ये अपने को इस प्रकार बताना है, ठीक है। इसको थोड़ा आप शॉर्ट में लिख दीजिए, डेल डेल आप जानते हो ना ऑपरेटर वाला सिंबल, डेल आर, ये कितना विस्थापित तो अपने को बताना है, ठीक। तो आइए एक बार वापस समझ लेते हैं कि स्टार्टिंग में अपना कोई कण यहाँ था P, जो मूल बिंदु O से उसकी पोजीशन कितनी है R1, फिर वो कुछ समय बाद चलता है और डेल आर दूरी तक विस्थापित होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पोजीशन पहुँच जाती है, तो इसकी यहाँ से पोजीशन कितनी होगी R2, तो मतलब ये कितना विस्थापित हुआ डेल आर, तो डेल आर किसके बराबर हो जाएगा, R2 माइनस R1, ये अपने को निकालना है। तो चलो आइए अपन इसमें लिखते हैं थ्योरी कि माना किसी क्षण t पर, कोई टाइम अपने पास है ना, माना लेट एनी टाइम t, माना किसी क्षण t पर कण बिंदु P x1 y1 z1 पर, किसी क्षण t पर बिंदु P x1 y1 z1 पर स्थित हैं, तो कण का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश, तो कण का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक OP, ठीक है। आप इसको भी P1 P2 बना लीजिए, ठीक रहेगा, P1 और P2, तो OP1 बराबर R1 बराबर x1i, जैसे कि अपने को पता है x1 होगा प्लस y1j प्लस z1 के, स्टार्टिंग में ये होगा। इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर OP1 बराबर R1 बराबर x1i प्लस y1j प्लस z1 के। फिर देखिए आप कि कुछ समय पश्चात वह कण वह कण P1 से P2 तक डेल आर दूरी से विस्थापित होता है, P1 से P2 तक डेल आर दूरी तक विस्थापित होकर, डेल आर दूरी पर विस्थापित होकर, यह भी P1 है ना, डेल आर दूरी तक विस्थापित होकर P2 पर आ जाता है, P2 पर आ जाता है। अतः P2 पर कण का पोजीशन वेक्टर, P2 पर क्या हो जाएगा, कण का पोजीशन वेक्टर, देखिएगा मिटाना पड़ेगा, स्पेस कम अपने पास, डायग्राम आपको बना लिया, अब मैं आपको डायग्राम को मिटा रहा हूँ, ठीक है। पता चल गया आपको कि स्टार्टिंग में अपना कण यहाँ था, फिर डेल आर दूरी से विस्थापित होकर यहाँ आ गया, तो अपने को ये डेल आर निकालना है, कितना ये विस्थापित होगा। तो P2 पर कण का स्थिति सदिश P2 पर क्या हो जाएगा, जैसा कि अपने को पता है कि P2 पर जो होगा कण का स्थिति सदिश वो हो जाएगा आपका OP2, ठीक है। OP2 बराबर R2 बराबर x2i प्लस y2j प्लस j2 के, ओके, x2i प्लस y2j प्लस j2 के। अब आप आगे देखिए, तो अतः कण का विस्थापन सदिश क्या हो जाएगा, अतः कण का विस्थापन सदिश P1 P2 है ना, कण का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है विस्थापन सदिश जो आपका क्या हो रहा है P1 P2, ये है ना, P1 से P2 तक पहुंचा, ये कितना है आपका डेल आर, और ये कितना हो जाएगा R2 माइनस R1। अपने को पता है
भाई दूसरी पोजीशन पर पहुंचा है तो दूसरी पोजीशन में से अपन माइनस कर देते पहली पोजीशन को। आपको पता ना, आप जब भी लिखते हो फिजिक्स के अंदर डेल एक्स को, इसका मतलब क्या होता है x2 माइनस x1। अपना कण पहले x1 जगह से था, फिर x2 तक पहुंचा था, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, तो x2 माइनस अपन x1 करते हैं। तो यही चीज़ अपन ने यहाँ पर की और अपने पास क्या हो जाता है कि R2 माइनस R1 दोनों के मान रखिए आप, एक तो ये रहा और ये क्या आपका ये रहा, ठीक है। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा आपके पास, डेल R बराबर R2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, x2i प्लस y2j प्लस j2k, इसमें से आपको माइनस करना है पहले वाला मान है ना, x1i, ठीक है, प्लस y1j प्लस z1k। ओके, ये आपका मान माइनस करना। अब आपको पता i से i इंटू होता है, बाकी सारे माइनस होता है ना, i डॉट i 1 होता है, i डॉट i 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। या यूं कह सकते हो तो x2 माइनस x1, अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से, डेल R बराबर ये, अगर अपन देखना चाहे तो अपने पास क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i, ये होगा। आप इनमें से क्या कॉमन ले सकते हो आप बाहर, x2 माइनस x1 i, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1j, ठीक है। थोड़ा मेरे को स्पेस कम लग रहा है, मैं इधर में लिखूंगा, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ तक कैसा आया, यहाँ क्या आपको समझ में नहीं आएगा कैसे क्या लिखना आपको। जैसा कि आपको पता है अपने पास स्पेस क्या होता है, कम होता है, तो अपने पास अभी तो क्या छोटे छोटे टॉपिक चलेंगे, बाद में बहुत बड़े बड़े टॉपिक आएंगे तो उनको मिटा कर बार करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको नोट्स बनाते जाइए, जैसे जैसे मैं बोर्ड को अरेंज करते जाता हूँ वैसे वैसे आप उस हिसाब से नोट्स बनाइए, ठीक है। तो अपन ने देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला, तो अपन ने देखा कि किसी क्षण t पर कण बिंदु P1 पर स्थित है, जहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट ये हैं, ठीक है। तो कण का स्थिति सदिश क्या हो जाता है, पोजीशन वेक्टर OP1 बराबर R1 बराबर x1i प्लस y1j प्लस z1k। अब क्या हो रहा है अगले स्टेप में कि कुछ समय पश्चात सम टाइम वो आपका पार्टिकल P1 से P2 की तरफ डेल R दूरी तक मूव हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, और किस पर आ जाता है, P2 पर आ जाता है। तो अतः P2 पर कण का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, OP2 बराबर यही R2 और R2 बराबर x2i प्लस y2j प्लस j2k, ठीक है, जैसा कि अपने को बताया। तो कण का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, P1 P2 बराबर डेल R, और ये क्या होता है R2 माइनस R1, कितना ये विस्थापित हुआ। तो नव इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से मान रखा। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ ना, कुछ स्पेस चाहिए मेरे को, तो बस दो लाइन का और गेम हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। तो अब आप देखिए ये वाला कॉमन है, i और i वाला, ठीक है। इसी प्रकार ये j वाला कॉमन और ये k वाला कॉमन है, माइनस से ये सारे मान माइनस के हो जाएंगे। तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, डेल R बराबर एक बार तो हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1i, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस j2 माइनस z1k, ऐसे बन गई। अब आप देखिएगा जैसे अपन ने R2 माइनस R1 को क्या लिखा, डेल R, तो इसका मतलब x2 माइनस x1 को भी अपन क्या लिख सकते हैं, डेल x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो कण का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, डेल xi प्लस इसी प्रकार इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल yj प्लस इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल z की। इक्वेशन यही है आपकी, लेकिन अपन इसको स्टैंडर्ड रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया आपका कण का विस्थापन सदिश, कंप्लीट टॉपिक, ठीक है। डेल R बराबर x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, पहला हो गया। अब अपन इसका वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, समझ में आ गया। इक्वेशन यही है आपकी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, लेकिन अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल xi प्लस डेल yj प्लस डेल z के। अब अपन क्या करेंगे, इसका वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी का मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन को अगर अपन t के सापेक्ष डिवाइड कर दें या t के सापेक्ष अपन इसका डिफरेंशियल कर दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वेग आ जाएगा। और फिर वापस आपको त्वरण चाहिए, एक्सेलरेशन, तो उसका वेग का अपन वापस t के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो चलो आइए, इसका सेकंड टॉपिक हो जाएगा आपका सेकंड टॉपिक हो जाएगा आपका वेलोसिटी वाला, है ना। इसको करते हैं अपन। सेकंड टॉपिक में क्या हो जाएगा आपके पास कि वेग की स्थिति, पोजीशन ऑफ वेक्टर, ए हो गया था बी, वेग की स्थिति, पोजीशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन ऑफ वेक्टर, ओके। अपने को क्या बतानी है, पोजीशन बतानी, किसकी, वेक्टर की। तो चलो आइए, जैसा कि अपने को पता है कि किसी कण का वेग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल,
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, किसी कण का वेग का फॉर्मूला होता है आपके पास कि स्थिति में परिवर्तन अपॉन लिया गया समय, स्थिति में परिवर्तन अपॉन लिया गया समय ये होता है, यानी विस्थापन में परिवर्तन किसी कण का वेग है ना, इसको अपन इंग्लिश हिंदी बोलेंगे किसी कण का वेग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, विस्थापन में परिवर्तन अपॉन लिया गया समय, ये होता है ना। विस्थापन अपॉन समय का मतलब ही विस्थापन वेग होता है, और स्थिति अपॉन समय का मतलब होता है डिस्टेंस, स्पीड, चाल होती, लिया गया समय। यानी आप इंग्लिश में लिख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट, नीचे लिख देता हूँ ना, इसी फॉर्मूले को अपन क्या लिख सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और टाइम टेकन, लिया गया समय का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम टेकन, ये होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओके, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, किसी कण का वेग बराबर विस्थापन में परिवर्तन, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और लिया गया समय, टाइम टेकन, तो v बराबर अपन ये लिख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है, कि अपन लिख सकते हैं कि v बराबर r2 माइनस r1, पोजीशन आपकी कैसे चेंज हो रही है, ऐसे चेंज हो रही, अपॉन टाइम ले लिया अपन ने t2 माइनस t1। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में आप लिख दीजिए, मैंने आपको नहीं लिखा है कि किसी टाइम में t1 पर आपका कण p1 पर है, ठीक है, और t2 पर वो कहाँ आ जाता है, p2 पर। ये आप उससे पहले वाला टॉपिक था ना, उसमें सेट कर लीजिए, किसी क्षण t1 पर आपका कण किस पे, p1 पर, जहाँ उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और z1। फिर कुछ समय पश्चात मैंने आपको लिखा है ना, वो लिखा दिया आप t2 समय पर वो आपका कण कहाँ आ जाता है, p2 पर, ठीक है। तो इसकी पोजीशन r1 थी, इसकी क्या थी, r2, तो r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1, या इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं, डेल r अपॉन डेल t, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। शॉर्ट में बताना बस है वेग कैसे चेंज हो रहा है आपका कण का, ठीक है। अब मैं इधर लिख रहा हूँ v बराबर ये हो गया डेल r अपॉन डेल t, और यदि समय अंतराल सूक्ष्म हो तो अपन कैसे लिख सकते हैं, यदि टाइम इंटरवल INTERVAL, यदि समय अंतराल सूक्ष्म हो, बहुत कम हो, टाइम इंटरवल जो है ना, समय अंतराल बहुत ही कम हो t1 से t2 तक पहुंचने में, तो डेल t क्या हो जाएगा आपका 0, अर्थात डेल t टर्निंग टू 0 की स्थिति में, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपका v बराबर लिमिट डेल t टर्निंग टू 0, जैसा कि अपन लिखते हैं डेल t टर्निंग टू 0 डेल r अपॉन डेल t, ओके। या फाइनली जब ये लिमिट लगेगी तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, v बराबर dr अपॉन dt, ये उस कण का वेलोसिटी हो जाएगा, पोजीशन ऑफ वेलोसिटी, किसी कण की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, समझ में आ गया। कैसे क्या अपन है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, किसी कण का वेग विस्थापन में परिवर्तन अपॉन लिया गया समय, तो विस्थापन में परिवर्तन कितना हो रहा है, r2 माइनस r1, और इस कंडीशन में टाइम टेकन क्या हो रहा है, t2 माइनस t1। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल r, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल t। जैसा कि आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा था कि जब ये अपन टाइम इंटरवल कम होता है, टाइम इंटरवल बहुत ही कम होता है, तो अपन ये लिमिट क्या होगी आपकी 0, तो इस कंडीशन में डेल आपका किस में चेंज हो जाता है, डी का मतलब अल्प परिवर्तन, डी का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम चेंजेज होना। अब अपन बताएंगे दोहराने की स्थिति, एक पॉइंट और, ऐसे कैसे, इसका अपन वापस अवकलन कर देंगे। तो लास्ट वाला पॉइंट बचा हुआ इसका सी वाला पॉइंट है पोजीशन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण की स्थिति, ओके। तो सी वाला पॉइंट हो जाएगा आपका त्वरण की स्थिति, पोजीशन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण की स्थिति, ठीक है, पोजीशन ऑफ एक्सेलरेशन, पोजीशन ऑफ एक्सेलरेशन, पोजीशन ऑफ ACELERATION, एक्सेलरेशन, ओके। त्वरण बताना है तो वेग में परिवर्तन अपॉन लिया गया समय, सीधा लिख सकते हैं अपन कि a बराबर क्या होता है, a से लिखते हैं अपन एक्सेलरेशन को, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन अपॉन लिया गया समय, टाइम टेकन, कितना टाइम वो टेकन कर रहा है, ओके। वेग में परिवर्तन अपॉन टाइम टेकन, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे कि v2 माइनस v1, अपन ऐसे ही बता सकते हैं कि r1 पर
उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1, और इसी प्रकार r2 पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है v2, और टाइम वही ले रहा आपका t2 माइनस t1। तो अपन फाइनली a को क्या लिख देंगे, a को लिख देंगे अपन v2 माइनस v1 का मतलब डेल v अपॉन डेल टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वही वापस यदि समय अंतराल सूक्ष्म हो, अर्थात डेल टी टर्निंग टू क्या हो आपके पास 0, अर्थात डेल टी टर्निंग टू क्या हो 0 हो, तब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, तब अपन इसको लिख सकते हैं a बराबर लिमिट डेल टी टर्निंग टू 0 डेल v अपॉन डेल टी। ओके, तो आपके पास क्या हो जाएगा a बराबर डी वी अपॉन डी टी। बस ये आपका टॉपिक कंप्लीट। जब कोई कण आपका मूव करता है तो अपन उसकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और पोजीशन, एक्सेलरेशन तीनों बता दिए। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, यानी v2 माइनस वी1। पहली पोजीशन r1 पर वेग क्या था v1 और r2 पे क्या था v2, तो t2 माइनस t1, या इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं डेल v अपॉन डेल टी। अगर समय अंतराल वापस सूक्ष्म हो तो डेल टी टेन टू क्या हो गया आपका 0, और इस कंडीशन में चेंज होकर क्या हो गया डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, स्टार्टिंग में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन आप देखिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सप्लेन किया, फिर अपन ने किसी कण की पोजीशन बताई, पोजीशन यानी स्थिति सदिश द्वारा बताया। फिर अपन ने ये देखा कि उसका सेकंड पार्ट था कि अगर कोई कण आपका मूव करता है, पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल, गतिशील कण की स्थिति क्या हो जाएगी, जो भी अपन ने तीनों पॉइंट बता दी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सा ही, ध्यान से देखिएगा, आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, जो भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट्स का मैं आपको अच्छे से जवाब दूंगा। ठीक है, तो अब अपन इसके आगे की नई क्लास लेकर आएंगे आगे वाली क्लास में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।